हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आज हम लोग करेंगे लाइट का फास्ट रिवीजन। वैसे तो ये फास्ट रिवीजन है, पर मैं इस छोटे से 30 मिनट के वीडियो के अंदर आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा। पर किसी बच्चे को अगर इसके सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करना है, इमेज फॉर्मेशन समझनी है, तो भाई उसके लिए मैंने इसका डिटेल्ड गन शॉट लेक्चर बनाया है, आप वो देख सकते हो। पर आज हम इसका फास्ट रिवीजन करने जा रहे हैं। इसके अंदर नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, इसके बहुत सुंदर बहुत प्यारे नोट्स बना के मैंने नीचे लिंक लगा दिया, आप डाउनलोड कर लेना। और इस लेक्चर के साथ आपको मिलेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांस है, वो भी नीचे लगे हुए हैं। शुरू करें भाई अपना चैप्टर, पर उससे पहले कमेंट में हम क्या लिखते हैं कि अभी कोई भी आगे हो, अंत में मैं ही जीतेगा। तो कमेंट में आ जाएगा, अंत में मैं ही जीतेगा। तो सबसे पहली चीज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। लाइट का लड़के वापस आना, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज हैं। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है, चाहे प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन हो, चाहे स्फेरिकल मिरर पे हो, चाहे आपके गाल पे हो। ठीक, बहुत बेसिक बात थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर की तरफ। दो तरह के स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव सुन के दिमाग में क्या आता है? केव यानी गुफा। तो जब लाइट जाके गुफा के अंदर टकराए, जब लाइट जाके गुफा के अंदर टकराए केव में, तो बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और जब लाइट गुफा के अपोजिट साइड, ये बल्जिंग आउटवर्ड के साइड जाके टकराए, तब हम बोलते हैं क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। यानी हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला होगा और कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा वाला होगा। क्लियर है? अब कुछ बेसिक टर्म है। जब से पहली चीज है पोल। पोल क्या होता है? किसी स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम पोल कहते हैं। नेक्स्ट है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? अब देखो, ये मिरर आपको दिख रहा है किसी बड़े से स्फीयर का पार्ट है। उस बड़े से स्फीयर का जो सेंटर है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आता है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हुई स्ट्रेट लाइन पीए, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। पूछता नहीं एग्जाम में, एनीवेज। नेक्स्ट है फोकस और फोकल लेंथ। पहले पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर के केस में अगर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, तो मिरर से टकराने के बाद एक कॉमन पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे आके कन्वर्ज यानी मिल जाती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। अब क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में पैरेलल रेज आई, मिरर से टकरा के कन्वर्ज हो गई, इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और इसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस को भी हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या हुआ? पैरेलल रेज जब आई, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मिरर से टकरा के यूं ऐसे फैल गई, डाइवर्ज हो गई। इन डाइवर्जेंट रेस को जब हम पीछे ले जाके मिलाते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, इसको हम बोलते हैं इसका फोकस। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में पैरेलल रेस को इसने क्या किया? फैला दिया, डाइवर्ज कर दिया, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। फिर है फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। फोकल लेंथ क्या है? पोल से फोकस का डिस्टेंस। यहां पे पोल से फोकस का डिस्टेंस, पोल से फोकस का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ये पोल यहां पे हो गया, पोल से फोकस का डिस्टेंस, पोल से फोकस का डिस्टेंस, फोकल लेंथ। तो फोकस के लिए कैपिटल एफ, फोकल लेंथ के लिए स्मॉल एफ। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। दो तरह की इमेज हमें मिलने वाली है। एक, जब रेज ऑफ लाइट सच में मिलेगी, जब एक्चुअल में मिलेगी, तो रियल इमेज बनेगी, और रियल इमेज हमेशा उल्टी यानी इन्वर्टेड होगी। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जब रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट, एक्चुअल में मिली नहीं पर लगेगा मिल जाएगी, तो अपीयर टू मीट के केस में बनती है वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी यानी इरेक्ट या अपराइट होती है। आइए इमेज फॉर्मेशन पहले पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर का। कुछ बेसिक रूल हैं इमेज फॉर्मेशन के। पहला, अगर पैरेलल रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास होती हैं। इसका जस्ट उल्टा कर दो, अगर रेज ऑफ लाइट फोकस से पास की तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। तीसरा रूल,
अगर रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की तो मिरर से टकरा के उसी रास्ते पे वापस चली जाती हैं। ये रूल दोनों मिरर के लिए कॉमन है। चौथा रूल, अगर रेज ऑफ लाइट पोल से टकराती हैं तो जैसे टकराई उसी एंगल पे टकरा के वापस चली जाती हैं। ये वाला रूल और ये वाला रूल दोनों कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दोनों में लगता है। कॉनकेव मिरर में बहुत सारे केस बनते हैं इमेज के, कि ऑब्जेक्ट कहां रखा, इमेज कहां बनी, इमेज छोटी है, बड़ी है, रियल है, वर्चुअल है। तो इसको समझने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी सी ट्रिक लाया हूं, जरा ध्यान से देखें। हमने एक कॉनकेव मिरर ले लिया, यहां पे पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर मैंने एक और पॉइंट बना लिया, इंफिनिटी। अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे और इमेज बनेगी फोकस के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज बनी फोकस पे, और ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से यहां लाए, सी और इंफिनिटी के बीच में। इमेज फोकस से यहां आ जाएगी, यानी एफ और सी के बीच में। अब ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से कूदा, कहां पहुंचा, सी पे। इमेज यहां पे थी, कहां पे पहुंची, इमेज भी पहुंच गई सी पे। अब ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से गया सी और एफ के बीच में। इमेज कहां थी, यहां पे थी, वो गई सी और इंफिनिटी के बीच में। ऑब्जेक्ट कहां पे है, सी और एफ के बीच में। अब कहां चला जाएगा, फोकस पे। और इमेज कहां थी, यहां पे थी, देखो सी और इंफिनिटी के बीच में, वो कहां चली जाएगी, इंफिनिटी पे। सारे केसेस बेटा आपके ये तैयार हो गए हैं। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सी के बीच में, इमेज फोकस और सी के बीच में। इस तरह से आप केसेस बना सकते हो। अब एक चीज याद रखना, इन सारे केसेस में कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड। भाई रियल होगी तो इमेज हमेशा उल्टी होगी। अब आती है साइज ऑफ इमेज की बात। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था और इमेज फोकस पे बनती है तो सबसे छोटी पॉइंट साइज की हाईली डिमिनिश्ड इमेज। इसके बाद क्या होता है, यहां पे इमेज बिटवीन सी एंड एफ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है पर ऑब्जेक्ट से छोटी। ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज सी पे, तो सेम साइज की इमेज बनती है, जितने की ऑब्जेक्ट उसी साइज की। आगे जाने पे बेटा इमेज का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। और ये कौन सा केस था, सी और इंफिनिटी के बीच का। और जब इमेज इंफिनिटी पे पहुंचती है तो इमेज हो जाती है हाईली इनलार्ज्ड, हाईली मैग्नीफाइड। यानी इमेज इन सारे केस में उल्टी और रियल है और लगातार इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। अब एक लास्ट केस और बचता है। ऑब्जेक्ट कहां तक पहुंचा था, एफ तक। कहां से शुरू किया, इंफिनिटी से, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया। अब ऑब्जेक्ट कहां जाएगा लास्ट केस में, एफ और पी के बीच में। एफ और पी के बीच में इमेज कहां पहुंच चुकी है, इंफिनिटी पे पहुंच चुकी है। अब कहां जाए, अब इमेज कूदी मार के मिरर के दूसरी तरफ, यानी ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ मिरर जाके सीधी और बड़ी इमेज बनती है। सीधी मतलब इरेक्ट। इरेक्ट इमेज हमेशा बेटा वर्चुअल होती है। और ध्यान देना, इसने कैसी इमेज बनाई, मैग्नीफाइड। तो बेटा कॉनकेव मिरर सारे केसेस में इन्वर्टेड इमेज बनाता है, कभी छोटी, कभी सेम साइज, कभी बड़ी। सिर्फ एक केस में सीधी इमेज बनाता है, और जब बनाता है तो मैग्नीफाइड बनाता है। किस केस में, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है। इसके बाद आते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो एक यूज इसका इंपॉर्टेंट है, कार हेडलाइट और टॉर्च का। इस केस में हम क्या करते हैं कि जो बल्ब होता है उसको हम फोकस पे रख देते हैं, और फोकस से जब रेज ऑफ लाइट आती हैं तो क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो यहां पे हमने बल्ब रख दिया फोकस पे, रेज ऑफ लाइट आई और लड़ने के बाद क्या हो गई, पैरेलल हो जाती हैं। दूसरा केस है कागज को जलाने वाला। अगर हमें धूप से कागज जलाना है तो धूप यानी सन, सन बेटा कहां होता है, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी से बेटा हमेशा पैरेलल रेज आती हैं, और पैरेलल रेज जब मिरर से टकराती हैं तो एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, फोकस पे। यानी सारी रेज कन्वर्ज हो गई फोकस पे। तो हम पेपर को फोकस पे रख देते हैं, यही सारी धूप आ जाती है और पेपर जल जाता है। यहां पे देखिए ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है। एक ही केस में कॉनकेव मिरर सीधी इमेज बनाता है, और जब बनाता है बेटा तो कैसी बनाता है, इनलार्ज यानी मैग्नीफाइड बनाता है। नेक्स्ट आ गए कॉन्वेक्स मिरर के केसेस। इसमें भी नियम पढ़ लो। पहला नियम, अगर पैरेलल रेज आई तो मिरर से टकरा के ऐसे चली जाएंगी। जब पीछे इसको प्रोड्यूस करोगे तो कहां से आती हुई दिखेंगी, फोकस से। दूसरा, इसी का जस्ट उल्टा, अगर रेज ऑफ लाइट फोकस पे जा रही है तो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तीसरा और चौथा सेम रूल है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है तो टकरा के सेम रास्ता, और अगर पोल पे टकराई तो जिस एंगल पे टकराई उसी एंगल पे वापस। इनके केसेस में एक ही केस है, वैसे तो दो बनाए हैं पर एक ही केस होता है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट यानी सीधी इमेज बनाते हैं,
पर डिमिनिश्ड छोटी इमेज बनाते हैं। कैसी? वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। कैसी? वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। हां, पर अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो हाईली डिमिनिश्ड हो जाती है, और इंफिनिटी के सिवा कहीं भी रखोगे तो डिमिनिश्ड लिखना। इंफिनिटी पे है तो हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज, और इंफिनिटी के सिवा कहीं पे भी रखा तो कैसी होगी? वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। अब जरा एक चीज ध्यान से देखो, अगर हम कुछ समरी याद करें तो समरी यह है कि कॉनकेव मिरर बहुत से तरह की इमेज बनाता है। उल्टी भी बनाता है, सीधी भी बनाता है। उल्टी बनाता है तो छोटी भी बनाता है, सेम साइज की भी बनाता है, बड़ी भी बनाता है। पर जब सीधी बनाता है तो सिर्फ बड़ी बनाता है। तो कॉनकेव मिरर इन्वर्टेड तो सारे तरह की बनाता है, उल्टे में छोटी, बड़ी, सेम साइज सब। पर जब सीधी बनाता है तो कैसी बनाता है? इनलार्ज्ड बनाता है। यही डिफरेंस है इसका और कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स हमेशा, कॉन्वेक्स के लिए हमेशा याद रखना, ऑलवेज एंड ओनली कॉन्वेक्स मिरर, मिरर बेटा लेंस नहीं, लेंस में सब उल्टा हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, हमेशा सीधी और छोटी इमेज बनाता है। सीधी और छोटी इमेज कौन बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर। इसके सिवा कोई भी तरह की इमेज हो कौन बनाएगा? कॉनकेव। अगर आपसे कोई बोले सीधी और छोटी, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, तो कॉन्वेक्स। इसके सिवा कोई भी तरह की इमेज हो तो वो कॉनकेव बनाएगा। यूजेस हैं बेटा, किसका यूज है? कॉन्वेक्स मिरर का। कैसी इमेज बनाता है? सीधी और छोटी। तो कहां यूज होती है? कार के रियर व्यू मिरर में। उसमें हमें कैसी इमेज चाहिए होती है? सीधी चाहिए होती है, छोटी। साथ ही साथ ये एक चीज और देता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो प्लेन मिरर से बड़ा होता है, यानी ज्यादा एरिया को ये कवर कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं साइन कन्वेंशन पे। एक चीज याद रखना कि सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं। यहां से पोल से सारे डिस्टेंस मेजर होते हैं। सिंपल मैथ्स है। पोल से अगर पॉजिटिव साइड चलोगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, पोल से नेगेटिव साइड चलोगे तो डिस्टेंस नेगेटिव होंगे। एक चीज और, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी चीज मेजर होगी जनरली ऑब्जेक्ट की हाइट या इमेज की हाइट मेजर होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी, और नीचे जो भी हाइट होगी वो नेगेटिव होगी। फिर आता है हमारा मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अगर एक बार इसको समझ लिया तो लेंस का भी फॉर्मूला तुरंत समझ में आएगा। लेंस के फॉर्मूले में बीच में माइनस आ जाता है, बस ये, सॉरी हाँ, लेंस के फॉर्मूले में बीच में माइनस आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। v क्या है? यहां पे इमेज का डिस्टेंस। किससे? पोल से। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। u क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। किससे? पोल से। सारे डिस्टेंस पोल से। तो ये ऑब्जेक्ट रखा है, u पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v पोल से इमेज का डिस्टेंस, और f क्या होगी? फोकल लेंथ। अब इसमें एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर कॉन्वेक्स वर्ड लिखा है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, अगर कॉन्वेक्स लिखा है तो फोकल लेंथ बेटा पॉजिटिव होती है। और चाहे कोई भी लेंस हो चाहे कोई भी मिरर हो, यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। यू ऑलवेज, चाहे कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कुछ भी हो, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉन्केव की नेगेटिव, चाहे लेंस हो चाहे मिरर। क्या बोला मैंने? यू इज ऑलवेज नेगेटिव पूरे चैप्टर में। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉन्केव की नेगेटिव पूरे चैप्टर में। अब इसमें जनरली क्या करता है? बता देता है ऑब्जेक्ट कहां रखा है, यू को हमेशा नेगेटिव रखना, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की हो तो पॉजिटिव ले लेना, कॉन्केव की हो तो नेगेटिव ले लेना। एग्जाम में सिर्फ हो सकता हो वैल्यू दे दे, तो खुद से दिमाग लगा के कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉन्केव की नेगेटिव, फिर वी निकालने की बात होगी। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है? मैग्निफिकेशन। ये बताता है इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या छोटी बनी। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला m इज माइनस v/u। जब आप लेंस पे जाओगे तो यहां से माइनस हट जाएगा और यही माइनस उठ के यहां चला आता है। लेंस के फॉर्मूले में ये हो जाता है v/u और यही माइनस यहां चला आता है 1/v माइनस 1/u। तो आप मिरर का फॉर्मूला याद कर लो कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, मैग्निफिकेशन इज माइनस v/u, और लेंस के केस में जाके इसको उल्टा कर देना। अब यहां से देखो, क्या हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज m टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इज m टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की कितने गुना है ये मैग्निफिकेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मैग्निफिकेशन -2 किस मिरर का हो सकता है? मैग्निफिकेशन -2 का मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन -2
-2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी हाइट ऑफ इमेज पहली बात तो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब उल्टा बना है, उल्टा मतलब इन्वर्टेड बना है, उल्टा मतलब इन्वर्टेड। बेटा इन्वर्टेड कौन बना सकता है? कॉन्वेक्स मिरर एक ही तरह की इमेज बनाता है, सीधी और छोटी, सीधी और छोटी। तो उल्टी इमेज कौन बना सकता है? कॉनकेव मिरर। तो ये डेफिनेटली कॉनकेव मिरर है। फॉर एग्जाम्पल मैग्निफिकेशन प्लस हाफ, मैग्निफिकेशन प्लस हाफ यानी हाइट ऑफ इमेज इज प्लस हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज इज प्लस हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लस का मतलब इमेज कैसी बनी है? सीधी, इरेक्ट। और हाफ का मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी हो गई, सीधी और छोटी। कौन है भाई? कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? अगला केस देखो, मैग्निफिकेशन कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधी और छोटी। तो उल्टी इमेज कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर। तो ये क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। ऐसे आप टाइप ऑफ मिरर पहचान सकते हो और मैग्निफिकेशन की कहानी भी समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आ गया लेंसेज। लेंसेज की कहानी में मिरर का जस्ट उल्टा करना है और थोड़ी चीजें समझनी है। दो तरह के लेंसेज हमारे पास हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटे होते हैं, कॉनकेव लेंस साइड में मोटे होते हैं। लेंसेज में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है विच इज ओ, ऑप्टिकल सेंटर। ये ऐसा पॉइंट है जहां से रे ऑफ लाइट सीधी सीधी चली जाती है बिना किसी डेविएशन के। और किसी भी पॉइंट पे डालोगे रे तो रे बेंड हो जाती है, और किसी भी पॉइंट पे रे डालोगे तो रे बेंड होगी, पर यहां से बिल्कुल सीधी ऐसे खचक मार के निकल जाती है। अब आ जाते हैं इसके फोकस और फोकल लेंथ पे। कॉन्वेक्स के केस में फोकस क्या है कि अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो लेंस से टकराने के बाद अंदर जाएंगी और कन्वर्ज हो जाएंगी। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस का फोकस। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस रेज को कन्वर्ज एक पॉइंट पे मिला रहा है तो इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग। अब आते हैं कॉनकेव लेंस। अगर पैरेलल रेज आएंगी तो लेंस से जाने के बाद डाइवर्ज हो जाएंगी। इन डाइवर्जेंट रेज को जब पीछे लेके आओगे तो ऐसा लगेगा किसी कॉमन पॉइंट से आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसको बोलते हैं इसका फोकस। क्योंकि कॉनकेव लेंस रेज को डाइवर्ज कर रहा है इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। एक चीज और समझो, लेंसेज के पास दो फोकस होते हैं, एक इस तरफ f1 एक उस तरफ f2। इसका रीजन क्योंकि इनके पास दो कर्व्ड सरफेसेस हैं, दो कर्व्ड सरफेसेस हैं तो दो फोकस। मिरर की बात करें तो एक ही कर्व्ड सरफेस था। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन। जैसे कॉनकेव मिरर में बहुत सारे केस बने थे वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में बहुत सारे केस बनते हैं, पर उससे पहले नियम कानून। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की तो लड़ने के बाद फोकस से f2 से पास करके निकल जाएगी। अगर रे ऑफ लाइट, इसी का जस्ट उल्टा कर देते हैं, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो लेंस से पास करने के बाद f2 से पास कर गई। अगर रे ऑफ लाइट f1 से पास करके गई तो लेंस से पास करने के बाद पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा नियम, अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे टकराई तो जैसे आई थी सीधी 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 वैसे ही नीचे चली जाएगी बिना बेंड हुए। अब कॉन्वेक्स लेंस में फिर से बहुत सारे केस बनते हैं, समझने का सेम तरीका होने वाला है। यहां पे f1 2f1, यहां पे f2 2f2। एक चीज और सुन लो, यहां से जितना दूर f1 होता है ये भी उतना ही दूर होता है। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। यानी आप समझ लो सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे था वैसे ही यहां पे 2f आ जाता है। सेम कहानी उस तरफ होगी। तो जितनी दूर f है ऑप्टिकल सेंटर से उतनी ही दूर 2f1 f1 से, ये डिस्टेंस बराबर होते हैं। अब हमने यहां भी इंफिनिटी बना लिया, वहां भी इंफिनिटी। केसेस खटाखट डिस्कस करते हैं। तो बेटा सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां होगा? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज यहां पे आ जाएगी, कहां पे? फोकस पे। बस कहानी शुरू हो गई। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2f1 के बीच में, इंफिनिटी और 2f1 के बीच में इमेज कहां चली जाएगी बेटा? f2 पे थी तो इन दोनों के बीच में, बिटवीन f2 एंड 2f2। अब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में था, अब कहां पहुंच जाएगा? 2f1 पे। इमेज कहां पहुंच जाएगी? इन दोनों के बीच में थी, कहां पहुंच गई? 2f2 पे। अब ऑब्जेक्ट यहां पे था, कहां चला जाएगा? बिटवीन 2f1 एंड f1। इमेज कहां पे थी? 2f2 पे, और आगे निकल गई बिटवीन 2f2 एंड इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे था? बिटवीन 2f1 एंड f1। अब कहां पहुंचेगा? f1 पे। इमेज कहां पे थी? इन दोनों के बीच में, अब कहां पहुंच जाएगी? इंफिनिटी पे। केस खत्म, कहानी खत्म। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज फोकस। ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1, इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2। इस तरह से सारी कहानी खत्म। अब एक चीज समझो कि कॉन्वेक्स लेंस भी इन सारे केसेस में कैसी इमेज बनाता है? रियल और इन्वर्टेड। एक केस इसका अलग होगा वो बता दूंगा।
इन सारे केसेस में क्या बनाता है, रियल और इन्वर्टेड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज कहां बनी, फोकस पे। तो फोकस पे पॉइंट साइज की छोटी सी इमेज बनती है। नेक्स्ट केस में f2 और 2f2 के बीच में, तो इमेज थोड़ी सी बड़ी हो जाती है पर ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटी है। जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखोगे, इमेज 2f2 पे बनती है, तब सेम साइज की इमेज होती है, सेम साइज, जैसे सी का केस था। फिर कहां गई इमेज, 2f2 और इंफिनिटी के बीच पे बड़ी हो जाएगी। फिर इमेज कहां गई, इंफिनिटी पे बहुत बड़ी हो जाएगी, हाईली इनलार्ज, हाईली मैग्नीफाइड। देखो इसमें भी यही वाला केस बना। तो इमेज सबसे पहले फोकस, फिर इनके बीच में छोटी है, फिर सी पे या 2f2 पे आके बराबर, फिर उसके बाद बड़ी, फिर बहुत बड़ी। इन पांचों केस में कॉन्वेक्स लेंस ने कैसी इमेज बनाई, रियल और इन्वर्टेड, जैसे कॉन्केव मिरर बनाता था। इसका भी एक स्पेशल केस है। अभी ऑब्जेक्ट कहां तक पहुंचा है, f1 तक पहुंचा है। इसके बाद कहां चला जाएगा, बिटवीन f1 एंड o। जैसे ही f1 और o के बीच में जाएगा, इमेज वहां से कूदी मार के इस तरफ आ जाएगी, जैसे कॉन्केव मिरर में हुआ था। गई 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 गई, अब कूदी मार के इस तरफ आ जाती है। और कैसी बन जाती है, कैसी बन जाती है, कूदी मार के इधर आई, कैसी बन जाती है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसी होगी, इरेक्ट एंड याद रखना मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज बनती है। ये सारे केसेस हो गए आपके किसके, कॉन्वेक्स लेंस के। एक बार बेटा इन केसेस को यहां से जरूर से रीड कर लीजिएगा, बनाने का मैंने तरीका आपको समझा दिया। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के लिए भाई कहानी क्या है, रूल क्या है, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आई तो डाइवर्ज कर जाएगी, पीछे ऐसा लगेगा फोकस से आ रही। दूसरा रूल, ऑप्टिकल सेंटर पे मारोगे तो जैसे जा रही थी वैसे ही चली जाएगी। कॉन्केव कॉन्केव लेंस बेटा एक ही तरह की इमेज बनाते हैं, जैसे कॉन्वेक्स मिरर बना रहे थे, एक ही तरह की, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। कैसी इमेज बनाते हैं, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। पर अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रख दोगे तो इमेज हो जाएगी हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। इंफिनिटी पे रखा, पैरेलल रेज आई, डाइवर्ज हुई, पीछे कहां से आती हुई दिख रही, फोकस पे, तो फोकस पे मिल गई, यानी पॉइंट साइज। तो इंफिनिटी के केस में पॉइंट साइज, अदरवाइज वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। इंफिनिटी छोड़ के कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी छोड़ के कहीं भी रख दो, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड बनाएंगी। एक बार बेटा इसको समराइज करते हैं, समरी ऑफ लेंस। अगर हम बात करें इसमें वो वाला लेंस कौन है जो सारी तरह की इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस। इन्वर्टेड भी बनाएगा, जब उल्टी बनाएगा तो कैसी बनाएगा, पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड, सेम साइज या मैग्नीफाइड, सब बनाएगा। यानी अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो इन्वर्टेड के केस में तो सब तरह की इमेज बनाता है, पर जब सीधी इमेज बनाता है तो मैग्नीफाइड बनाता है, जैसे कि कॉन्केव मिरर था। कॉन्केव मिरर के केसेस कॉपी हो रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस में। अगर मैं बात करूं कॉन्केव लेंस की, तो ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, यानी सीधी और छोटी, सीधी और छोटी। कौन कौन, कॉन्वेक्स, कौन सॉरी, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर, सीधी और छोटी। अच्छा, अब आ जाते हैं, एक और टॉपिक है हमारे पास, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या बोलता है कि पावर ऑफ लेंस होती है P इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ये छूट गया, हाँ। अब आ जाते हैं हम लोग लेंस फॉर्मूला पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेंस के फॉर्मूले में बीच में माइनस आ जाता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एक चेंज है कि यहाँ पे VUF किससे मेजर होते हैं, पोल तो है नहीं यहाँ। यहाँ क्या होता है बेटा, लेंस के पास ऑप्टिकल सेंटर। तो याद रखना, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, रेस्ट ऑल रूल्स आर सेम। 1/f इज 1/v माइनस 1/u। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां मैग्निफिकेशन में v/u आता है। वहां कहां पे निगेटिव था, मिरर में, यहां पे वो निगेटिव उड़ के यहां चला गया और ये पॉजिटिव हो गया। u यहां पे भी निगेटिव है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की यहां पे भी पॉजिटिव है, u नेगेटिव, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। सेम कहानी है सारी, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर क्या होती है, 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को बेटा हमेशा मीटर में रखना, कई बार एग्जाम में सेंटीमीटर में दी होगी तो उसको आप 1000 से डिवाइड कर देना, सॉरी 100 से डिवाइड कर देना, सही लिखा था। कई बार फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी होगी तो उसे आप 100 से डिवाइड कर देना। और पार की बेटा SI यूनिट होती है डायप्टर, कैपिटल D। कॉन्वेक्स लेंस की बेटा फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, पावर क्या है 1 बाई फोकल लेंथ, तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव। कई बार पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बोलता है, कुछ नहीं करना है, पावर को ऐड करना है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। हाँ, विथ साइन, कुछ पावर नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ पॉजिटिव भी, जैसे कॉन्केव अगर होगा तो नेगेटिव हो जाएगी और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव हो जाएगी। तो पावर इज इक्वल्स टू P1 क्या हो जाएगा 1/f1, P2 1/f2 डैश 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 डैश। ध्यान देना कि फोकल लेंथ
इस फॉर्मूले में किसमें रखनी है, मीटर्स में रखनी है, पावर वाले फॉर्मूले में। नेक्स्ट आ जाता है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। जैसे लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाए, रेयर जहां लाइट तेज चलेगी, डेंसर जहां लाइट धीमे चलेगी, रेयर से डेंसर में जाती है तो ये नॉर्मल है। तो लाइट को यूं जाना चाहिए था, लाइट को यूं जाना चाहिए था, पर क्या होता है, लाइट बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो लाइट को यूं जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ये नॉर्मल है, यूं जाना चाहिए था, बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, इसमें अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, यूं जाना चाहिए था, नॉर्मल से दूर भाग गई। और इस केस में यूं जाना चाहिए था, नॉर्मल के तरफ चली गई, रेयर टू डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इफ देयर इज नो चेंज इन मीडियम देयर इज नो बेंडिंग, अगर मीडियम चेंज नहीं है तो बेंडिंग नहीं होती। और भी एक केस है जिसमें बेंडिंग नहीं होती, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट चीज है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है कोई मीडियम कितना डेंस है, मेजर ऑफ हाउ डेंस अ मीडियम इज। फॉर्मूला क्या है, मान लो एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है, स्पीड ऑफ लाइट पहले मीडियम में v1 है, दूसरे में v2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, और स्पीड ऑफ लाइट का उल्टा उल्टा कर दो, v1 अपॉन v2। ये तरीका होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, यानी स्पीड ऑफ लाइट में जस्ट उल्टा कर दो। मैं आपसे सिंपल बोलता हूं, फिर से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू स्पीड में उल्टा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप एयर से कंपेयर करते हो तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। व्हेन फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड सेकंड मीडियम इज एनी मीडियम, व्हेन किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में निकालो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और स्पीड ऑफ लाइट में जस्ट उल्टा कर दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब ध्यान से सुनो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माना जाता है, नियरली 1 होता है, तो हमने लिखा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहां पे 1 रख देंगे। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, c होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम c, तो यहां पे c रख दिया। देखो यहां पे 1 और यहां पे c, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये 1 हो गया इज इक्वल टू c अपॉन VW। तो किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे मान लो बोलूं मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x, तो क्या हो जाएगा c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन x। सिंपल फॉर्मूला है c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन x। यहां से ये भी दिख रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो मीडियम ज्यादा डेंस होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा और उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी। भाई जो ज्यादा डेंस होगा उसमें लाइट धीमे चलेगी। यहां एक क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है और वाटर का 1.33 है, कौन ज्यादा डेंस है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो ज्यादा डेंस, यानी ये ज्यादा डेंस। किसमें लाइट तेज चलेगी या किसमें लाइट, इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर? बेटा जो ज्यादा डेंस होगा उसमें लाइट धीमे चलेगी, इसमें धीमे यानी वाटर के अंदर फास्टर चलेगी। इसके बाद बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। इसमें आप एक चीज याद रखना कि लाइट आई, एयर से ग्लास में गई तो बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां लड़ी, अब ग्लास से एयर में जाएगी, बेंड हुई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें बेटा जो ये इंसिडेंट एंगल होता है और ये जो इमर्जेंट एंगल होता है ये दोनों बराबर होते हैं। ये जो रे आई इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये होती है रिफ्रैक्टेड रे, और जो बाहर निकली उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। अब ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और साथ ही साथ ये जो आपकी इंसिडेंट रे है इसको अगर आगे बढ़ा दूं और जो इमर्जेंट रे है ये दोनों पैरेलल होती हैं। इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे प्रोवाइडेड यहां और यहां मीडियम सेम हो, तभी होगा। जैसे यहां भी एयर है और यहां भी एयर है, तो इंसिडेंट रे आई, ग्लास में गई, बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल क्योंकि ये डेंसर था, फिर डेंसर से रेयर में गई, बेंड हुई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये रे आगे बढ़ा दो और ये जो इमर्जेंट रे ये पैरेलल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होता है। नेक्स्ट है बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन के, पहला कि जो इंसिडेंट रे है ये आई इंसिडेंट रे, जो नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्टेड रे ये रिफ्रैक्ट होके गई, ये तीनों सेम प्लेन में होती हैं। क्या है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये वाला प्लेन हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, लाइज ऑन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ। दूसरा लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ। ये क्या कहता है कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, है ना। इसका मतलब क्या है, मान लो ये मीडिया कांस्टेंट है, मीडिया मतलब ये मीडियम कांस्टेंट है, मैं मान लो आई को चेंज कर दूं, मैं आई को चेंज कर दूं, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूं, ऐसे मार दूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा, तो बेटा आर भी चेंज हो जाएगा। आई को चेंज करने पे आर भी चेंज होगा, जाहिर सी बात है। अगर आप इसको यूं मारोगे तो आर ऐसे हो जाएगा, चेंज होगा। आई और आर चेंज हो सकता है, पर द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर अगर मीडियम फिक्स है तो चेंज नहीं होगा। अब आई मान लो स्टार्टिंग में 30 है, आपने आई को चेंज करके 25 कर दिया, तो आर खुद को ऐसा चेंज करेगा कि साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब साइन i1 अपॉन साइन r1 विल बी इक्वल टू साइन i2 अपॉन साइन r2, जहां पे i और r चेंज हो सकते हैं। यही स्नेल्स लॉ है, डेफिनेशन याद होनी चाहिए। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया चेंज नहीं हो। और यही रेशियो बेटा बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। कैसे? ऐसे लिखो, साइन i अपॉन साइन r। अब देखो आई ऊपर है आर नीचे, साइन आई अपॉन साइन आर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उल्टा कर दो, पहले साइन आई लिखा है तो क्या लिख दो n2 और नीचे लिख दो n1। अपोजिट, साइन आई के अपोजिट ये था तो ये ऊपर आ गया, साइन आर के अपोजिट ये था तो ये आ गया। n2 अपॉन n1 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसीलिए बेटा ये कांस्टेंट रहता है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स्ड होगी जब मीडियम फिक्स्ड हो। इसके बाद बेटा आ जाता है केस ऑफ नो बेंडिंग। अगर लाइट रे इस तरह से नॉर्मल इंसिडेंट है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका अगर जीरो है, क्यों जीरो है? यही इंसिडेंट रे है। क्यों जीरो है? क्योंकि यही आपकी इंसिडेंट रे है और यही आपकी नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। ये केस कर्व सरफेस में पूछा जाता है। ध्यान से देखो, ये रे ऑफ लाइट यू आई, ये रे ऑफ लाइट यू आई, और यहां पे बिना किसी रिफ्रैक्शन के ग्लास के अंदर घुस गई। ऐसा क्यों हुआ बेटा? जब स्फेरिकल सरफेस आप बनाते हो, जब आप स्फेरिकल सरफेस बनाते हो, ये मैंने बनाया, अगर मैं आपसे इस पॉइंट पे कहूं कि नॉर्मल बनाओ, क्या बनाओ? नॉर्मल बनाओ, तो बेटा नॉर्मल क्या होता है? सेंटर से पास कर जाता है। मतलब रेडियस को ही नॉर्मल बोलते हैं, जो रेडियस होता है यही नॉर्मल होता है। यानी ये लाइन क्या हो गई? नॉर्मल हो गई। अगर लाइट रे, ये लाइन क्या हो गई? नॉर्मल। ये लाइन नॉर्मल होती है, स्फेरिकल सरफेस बनाओगे तो यहां पे जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से जरूर पास करेगा। यानी अगर यही इंसिडेंट रे है, ऐसे ही मारोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो बिना किसी रिफ्रैक्शन के सीधे सीधे निकल गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो। दूसरा बेटा केस हो सकता है जब मीडियम चेंज ना हो तो भी बेंडिंग नहीं होगी। यहां पे टॉपिक होता है समाप्त। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।